और हम बात करेंगे अब मार्केट के सबसे खुश मिजाज फंड मैनेजर हीलियोस कैपिटल के समीर अरोरा, जो बाजार पे अपनी अपनी टिप्पणी देने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए आज हमारे साथ इतनी जल्दी जल्दी सुबह उठ गए हैं, क्योंकि वो हैं लंदन में। यूजुअली वो सिंगापुर से हमसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समीर, हमारे साथ बात करने के लिए। आज आप लंदन में हैं, आप वहाँ पे कैसा मौसम एंजॉय कर रहे हैं? आई एम श्योर वहाँ पे सर्दी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे बाजार का मौसम तो बहुत चेंज हो गया लास्ट 3-4 दिन में। आपकी क्या राय बन रही है? लंदन का वेदर तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ठंड है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। और इंडिया की मार्केट का भी यही है, थोड़ी सी चेंज हुई है, बहुत ज्यादा नहीं हुई है। एंड होनी भी नहीं चाहिए। आई थिंक ये जो पेटीएम के इशू से जो ओवरहैंग हुआ, उसका ज्यादा इम्पैक्ट बाकी फिनटेक्स और सिमिलर हाई प्राइस्ड आईपीओज में होगा, जो कि थोड़ा होना भी चाहिए था। बल्कि उससे हो सकता है कि बाकी मार्केट को और राहत मिले, क्योंकि अदरवाइज ये सारे पैसे जो आपके आईपीओज में लग जाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अल्टीमेटली मनी अनलिमिटेड नहीं है पब्लिक या इन्वेस्टर्स के पास। तो अगर एक चीज इतनी ज्यादा गंदे ना करे कि पूरी मार्केट को उससे नुकसान हो जाए, इट इज बेटर कि नए आईपीओ जो आए वो थोड़े इसको ध्यान में रखें, कि या इन्वेस्टर्स ध्यान में रखें कि ऐसे भी होता है आईपीओ में, और देखो मोर केयरफुल रहे, और बहुत ओवर प्राइस आईपीओ इफेक्टिवली डिस्करेज हो जाएंगे। से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है समीर, लेकिन पिछले 6-8 महीने में अगर हम देखें तो जो एफआईआईज हैं उनकी तरफ से ठीक ठाक बिकवाली दिखी है भारतीय बाज़ारों में। और लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर आगे चल के रेट हाइक्स होंगे और टेपरिंग होगी तो इमर्जिंग मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट हो सकता है। आपका व्यू क्या है? नहीं जी, ये बात मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि अभी अगर आप बोले कि इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं थे इस साल, राइट, तो इंडिया बढ़ गया 25%। लेकिन आप एशिया एक्स जापान को देखें तो आई थिंक 2% अप है रुपी टर्म में। ऑफ कोर्स चाइना तो डाउन है। तो ये उसमें भी ये नहीं था कि ऑटोमेटिकली, क्योंकि रेट हाइक नहीं थे तो सारी मार्केट वर्ल्ड की चल रही थी। कुछ चल रही थी, कुछ नहीं चल रही थी। एंड एक और बात है, अगर आप पुराना पीरियड देखें, जैसे 2002 एंड या 3 से 7 तक का, तो उस बाद जबकि इंडिया का बिगेस्ट बुल रन हुआ, वर्ल्ड का भी बड़ा अच्छा बुल रन हुआ टिल 2007 एंड, तो उस टाइम में 17 कंसेक्यूटिव रेट हाइक्स हुए थे फेडरल रिजर्व के। हर मीटिंग में 17 क्वार्टर में 0.25% उन्होंने बढ़ाया रेट। एंड वो करीब आई थिंक 2% से शुरू हुआ और 6.25 पे जाके खत्म हुआ। एंड वाइल द रेट्स वर गोइंग अप 17 बार हर क्वार्टर, 4.25 साल तक, मार्केट का बिगेस्ट बुल रन हमने जो अपनी जिंदगी में देखा है वो वाला बुल रन था। ये तो उससे बहुत कम है। तो आई डोंट थिंक इतना इस, और वो सबको पता है अब। एंड अगर वो किसी ने रिएक्ट करना है तो पहले यूएस मार्केट को रिएक्ट करना चाहिए। हम दूर बैठ के कैसे एनालाइज करें कि यूएस फेडरल रिजर्व के उससे सडनली हमारी मार्केट को आज ये हो जाएगा। पिछली बार भी नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस रीजन पे आप उसको स्टोरी को बनाएं। अभी अगर लगे कि आप थोड़ा सा रिवर्सल टू मीन कर रहे हैं, प्री कोविड टाइम्स के हिसाब से आपकी मार्केट बढ़ गई है, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है, तो इंटरेस्ट रेट भी प्री कोविड तो होने चाहिए कम से कम। और प्री कोविड 10 ईयर रेट यूएस में करीब 2% था। तो हर रेट हाइक को ऐसे नहीं गिनना चाहिए कि ये आज से हमारा नेगेटिव पीरियड शुरू हो। करेक्ट, राइट समीर, क्योंकि आपने 2003 से 2007 में इंटरेस्ट रेट्स की बात करी, तो क्या हमें इसे कंपैरिजन मोड में ले सकते हैं? क्या आप कह रहे हैं कि जो बाजार का इस वक्त माहौल है वो उसी तरह का बुल रन है जो आपको 2003 से 2007 के बीच देखने को मिला? मैं उस माहौल की मार्केट से मुझे नहीं लगता कि ये सिमिलर है, इन द सेंस उस टाइम में रिटर्न्स पर एनम बने। अगर आप 2003, 4, 5, 6, 7 5 साल के रिटर्न देखें इंडेक्स के, वो थे करीब 45% पर एनम। अब किस बेसिस पे आज बोले कि जी 45% पर एनम की आपकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ है? हम ये कह सकते हैं कि बुलिश पीरियड है। बुलिश पीरियड का मतलब हम डिफाइन करते हैं कि आपके फिक्स्ड इनकम, आपके फिक्स्ड डिपॉजिट, आपके बॉन्ड फंड, ये सब उससे बेटर रिटर्न होना चाहिए 5-7% पर एनम। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए कि हमने पिछले साल में इस इक्विटी में क्यों डाला, डेट में क्यों नहीं डाला, या फिक्स डिपॉजिट क्यों नहीं किया। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपने गोल्ड में क्यों नहीं डाला। उस हिसाब से ठीक लगती है। लेकिन 2003 to 7 का हर्डल इतना हाई है
कि 40-45% पर। तो अब मुझे लगता है कि जो लोग बात कर रहे हैं कि ये 2003 है, व्हाट आर दे सेइंग अबाउट द स्टॉक मार्केट? राइट। समीर, फाइनेंशियल्स के बारे में आपकी क्या राय बन रही है? वो स्पेस आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आपका बड़ा एक्सपोजर भी है। क्या 1-1.5 साल की लैकलस्टर या लैगार्ड परफॉर्मेंस रही है फाइनेंशियल स्पेस की, क्या ये रिवर्स होने के साइंस हैं या कुछ पॉकेट्स फाइनेंशियल्स के? क्योंकि क्रेडिट साइकिल तो यहाँ से उम्मीद ये बन रही है कि क्रेडिट साइकिल यहाँ से ठीक होना शुरू हो जाएगा। कमेंट्री सारे बड़े बैंकों की यही आ रही है। हम तो जी सबसे ज्यादा हमारा वेट फाइनेंशियल्स में ही है, बिकॉज अगर आप आज देखें कि चलो जी 1 साल में मार्केट बहुत बढ़ गई है, सो मोस्ट कंफर्टेबल इज फाइनेंशियल्स। ऑल्सो अगर आप लास्ट 3-5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो आपको लगेगा कि कंज्यूमर कंपनीज में या हाई क्वालिटी कंज्यूमर स्टेपल टाइप्स में ऑल्दो अर्निंग्स ग्रोथ रही है 10-12-15% की, स्टॉक प्राइस ग्रोथ हुई है 25-30% पर एनम की 5-5 साल, एंड वो अनरीजनेबल लगता है मुझे कि वो उसको कंटिन्यू करना इज अ रीजनेबल बेट। तो फाइनेंशियल में क्या होता है कि एक तो लॉन्ग टर्म हिस्ट्री अच्छी है इन सब कंपनीज की, रिसेंटली इनके रिटर्न बुरे नहीं होते लेकिन बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। इसलिए आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा दुख नहीं होता, थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस होती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर हम जो हमारी 3 थीम्स हैं, बड़ी थीम जो मार्केट की भी थीम्स वही होती है मोस्टली, वन इज प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल, एक कंज्यूमर और एक टेक फार्मा टाइप। फिर कभी कभी कोई नई चीजें आ जाती हैं जैसे स्पेशलिटी केमिकल आ गया, कभी एक स्टेट बैंक आ गया या कभी कोई टाटा स्टील आ गया, बट मोटा माटी ये 3 थीम्स ही बड़ी थीम्स है, फाइनेंशियल, कंज्यूमर और टेक फार्मा। तो उसमें अंडर परफॉर्मेंस क्योंकि लास्ट फ्यू ईयर्स में रही है, लेकिन लॉन्गर टर्म परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और कंपनीज की हिस्ट्री अच्छी है। एंड देन ऑल दीज थिंग्स की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कि एनपीए साइकिल शायद बेटर हो गई, उन्होंने सबने प्रोविजनिंग अच्छी कर ली। तो स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, हमारी ये तीनों ही टॉप होल्डिंग्स है। ऑर्डर है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, स्टेट, बट तीनों पोर्टफोलियो की सबसे बड़ी होल्डिंग्स है, नॉट जस्ट फाइनेंशियल सेक्टर। समीर, जिस तरह की रिकवरी हमने इकोनॉमी में देखी है, मेटल स्पेस पर आपकी राय क्या है? कैसे अप्रोच करें आप मेटल स्पेस को? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, बिग पिक्चर में तो हम मेटल लेते नहीं थे। जनरली हम कहते हैं कि हम लेते नहीं है बिकॉज उसमें कंफ्यूजन हमेशा यही होता है कि इसको प्रोजेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि वो ग्लोबल फैक्टर से चलती है कहानी। लेकिन हमने लास्ट 6-7 महीने में टाटा स्टील और हिंडाल्को लिया हुआ है, क्योंकि हमें लगा कि इस समय की साइकिल के लिए 4-5% कंबाइंड वेट दोनों में जायज है, कि चाइना जो है अपनी प्रोडक्शन का नॉट कम नहीं कर रहा बट न्यू प्रोडक्शन नहीं करना चाहता अलॉन्ग विद जैसे डिमांड बढ़े, क्योंकि दे वांट टू डू बेटर थिंग्स, या उनको पोल्यूशन नहीं चाहिए या लो वैल्यू एड आइटम नहीं चाहिए, जो भी उनको नहीं चाहिए। बट एंड प्लस बिकॉज ऑफ ईएसजी कंसर्न आजकल इस सेक्टर की फाइनेंसिंग ज्यादा और मुश्किल है देन in newer age sectors and all that. So whatever reason हमने ये 2 लिए हैं, लेकिन हम दिल से ये सेक्टर नहीं करते हैं। ये सेक्टर हम करते हैं कि चलिए थोड़े दिनों के लिए हमें लग रहा है ये ठीक है, और 4-5% हम अपने आप को हेज करने के लिए करते हैं। और वेदांता जैसे स्टॉक्स का तो जी हम नाम भी नहीं लेते। ये हमारा सीक्रेट ऑफ सक्सेस 30 साल का यही रहा है कि मेमोरी हम जरा थोड़ी लॉन्ग टर्म रखते हैं कि किसने क्या क्या पहले किया जिंदगी में। राइट साथ ही समीर, अगर आपसे सेक्टर स्पेसिफिक एक व्यू जानना हो तो आईटी सेक्टर आपको कैसा लगता है? आईटी में एज ए वाज सेइंग, जो 3 थीम्स हैं, फाइनेंशियल में आप कह सकते हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ जो लास्ट 5-7 साल की हैं उससे स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस बेटर नहीं रही है, उसी लाइन में रही है। दूसरा सेक्टर था ये कंज्यूमर वाला, जिसमें ग्रोथ बहुत ठीक रही है, नॉर्मल रही है, लेकिन स्टॉक प्राइस अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द अर्निंग्स ग्रोथ। और सॉफ्टवेयर सेक्टर में ये हुआ कि अर्निंग्स ग्रोथ भी अच्छी है और वैल्यूएशन थोड़ी बड़ी है, लेकिन इस समय बिकॉज द वे वर्ल्ड इज मूविंग, जैसे हर चीज में लोग टेक्नोलॉजी में स्पेंड करना चाहते हैं, चाहे वो क्लाउड हो या फिर उनको अपना वेबसाइट चाहिए या ऐप चाहिए या उनको सिक्योरिटी चाहिए या उनको ये मतलब न्यू उसमें जाना चाहते हैं एरियाज में वेयर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव चीजें हैं। उसमें हमारे इंडियन कंपनीज का फायदा ये है कि उनको आप जो काम कराना है करा लो, उनको ट्रेनिंग थोड़ी सी चाहिए होती है। अगर आपने जिस एरिया में वेज इन्फ्लेशन हो रही है, दैट मीन्स वो एरिया बड़ा हॉट है, दैट मीन्स वो एरिया बड़ा हाई ग्रोथ है, तो वहां पे आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे के वो वाले इंजीनियर लेंगे, लेकिन वो मोस्टली घूम फिर के रिकवर हो जाते हैं इन द न्यूअर sectors where there is such a big demand, because ultimately the beauty of the Indian model is
कि उनको ये नहीं पता कि आगे क्या होना है, लेकिन जो होना है उसमें आईटी अगर चाहिए तो हमारे बंदे जो है घूम फिर के वो सीख लेते हैं, एंड दैट इज इट्स अ गुड बिजनेस। लेकिन उसकी वैल्यूएशन थोड़ी बड़ी है, बट बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड आज की सिचुएशन में जहाँ हर चीज को हम कहते हैं कि ये इसमें नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नया सॉफ्टवेयर चाहिए, नया व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो इंडिया इज अ और इंडियन कंपनीज आर अ गुड प्ले फॉर दैट। सो उनकी वैल्यूएशन बड़ी है थोड़ी। राइट। समीर, आपकी इस समय नेट लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन क्या है? क्योंकि आप तो एक लॉन्ग शॉर्ट फंड भी चलाते हैं, तो किस रेशो में आप अपने शॉर्ट्स और लॉन्ग से मेंटेन किए हैं इंडिया पे? तो जी हमारा एक तो हमारा लॉन्ग शॉर्ट फंड है जो फॉरेन इन्वेस्टर का है, और एक हमारे फंड्स हैं जो इंडियन इन्वेस्टर्स के हैं जो उसी फंड की लॉन्ग साइड को लेते हैं। तो अब तो हमारे पास फुल्ली लॉन्ग ओनली फंड भी है जो नियरली 100% इन्वेस्टेड है। बट अगर आप मेरे लॉन्ग शॉर्ट फंड की बात करें तो उसमें हम करीब 125% लॉन्ग है। 100 रुपए अगर हमारा फंड का साइज है तो हम 125 लॉन्ग है, बिकॉज ऑफ फ्यूचर्स में करते हैं थोड़ा, एंड हम शॉर्ट होंगे अराउंड 45। अभी तो हमारा नेट बहुत हाई है, अराउंड 78 to 80%, जो कि 16 साल का एवरेज है 62%। और हमारा डिफॉल्ट लॉन्ग शॉर्ट होना चाहिए 60%, या मतलब हमने सोचा था जब शुरू किया था, कोई रूल नहीं होता, लेकिन अभी बहुत हाई है, अराउंड 78% होगा नेट। इंडियन पीएमएस बिजनेस के बारे में भी बता पाएं कि वो कैसा चल रहा है, किस तरह के फ्लोज आप देख रहे हैं? फ्लोज ठीक है, फ्लोज अच्छे का मतलब अच्छे तो और भी अच्छे हो सकते हैं हर चीज में, बट ठीक है। फ्लोज हमारी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, वी आर अप नियरली 100% फ्रॉम डे वन, एंड मार्केट अप अराउंड 88-89% फ्रॉम दैट डे। मार्केट की टाइमिंग भी परफेक्ट रही, और अब हम उसमें नए नए डिस्ट्रीब्यूटर साइन कर रहे हैं। प्लस हमारा मेन इंटरेस्ट ओवर टाइम इज टू गेट अ म्यूचुअल फंड लाइसेंस, जिसके लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। सो दिस विल फ्लो देन इनटू, बिकॉज अभी वी आर लर्निंग हाउ टू डील विद रिटेल। अभी हमारा जो ऑफशोर फंड था वो मोस्टली या 99% इंस्टीट्यूशनल मनी है। अब हम बेसिकली रिटेल में जा रहे हैं, विच नीड्स अ डिफरेंट माइंडसेट। उसमें बड़े सारे सेल्स बल के बंदे चाहिए, बड़े ऑपरेशंस के लोग चाहिए, बड़ी ब्रांचेस चाहिए। वो डिफरेंट मॉडल है। पहले फंड मैनेजमेंट तो एक पार्ट हो गया जो हमें पहले से पता है, बाकी चीजें हम भी साथ साथ कर रहे हैं और सीख रहे हैं। राइट। ऑल राइट समीर, हम आपको इजाज़त देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए, और यू एंजॉय योर स्टे देयर इन लंदन फॉर द न्यू ईयर।